जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और उससे पहले कल यूनियन बजट भी है। 2 फरवरी का जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, पार्टी उसको किस तरह से लेती है, क्या क्या मुद्दे हैं जिस पे वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और किस तरह की स्ट्रैटेजी पार्टी ने बनाई है इस असेंबली सेशन के लिए। और कल का जो बजट आ रहा है उस पर भी रिएक्शन लेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कल यूनियन बजट है, जो जम्मू कश्मीर का बजट है उससे उससे पहले कल यूनियन बजट है, सबकी निगाहें उस पर रहती है। यूनियन बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको लगती है कि जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंसमेंट होनी चाहिए, पैकेजेस कहाँ कहाँ पे किस सेक्टर में ज़रूरत है, उस पर आपको क्या क्या उम्मीदें हैं कल के बजट में? धन्यवाद समीर जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भारत सरकार कल बजट पेश कर रही है 2024-27 का, वैसे तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी है भारत सरकार ने आज तक। विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं भारत सरकार की इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके, चाहे वो रोड सेक्टर में लीजिए, चाहे आप बिजली पानी को देखिए, चाहे आप टूरिज्म को देखिए, हर सेक्टर में भारत सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया है। और कारण यही है कि पीछे मुख्यमंत्री साहब भी बोलने पे मजबूर हो गए कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा भारत सरकार ने दिया है। लेकिन ओवरऑल जनरलाइज पूरे देश में जो लाभ, जो बेनिफिट्स आम जनमानस को मिलेंगे, उससे जम्मू कश्मीर के लोग वंचित तो नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ मिलेंगे। अब देखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि ज़रूर भारत के नागरिकों के लिए अच्छी सौगात होगी कल। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर सरकार बजट ला रही है, अभी देखते हैं कि क्या बजट ला रहे हैं वो। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बहुत लंबे अरसे के बाद बनी। बीच में एक राष्ट्रपति शासन रहा और उनके प्रतिनिधि एलजी महोदय यहाँ पे रहे, तो वो एक अलग प्रकार का प्रशासन रहता है और जहाँ पे लोकप्रिय सरकार आती है वो अलग प्रकार का शासन प्रशासन रहता है। पिछले 1-1.5 साल में जब से ये सरकार बनी है, कहीं पे भी लोगों को राहत नहीं दिख रही है। ये ठीक है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं या एलजी महोदय ने जो कार्य शुरू किए थे उसकी वाहवाही के लिए, कभी रिबन काटने के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब जाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रयास, कोई इनिशिएटिव, कोई रिफॉर्म, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए कोई काम करते हुए नहीं दिखा। ये तो दूर की बात है, एक कॉमन मैन को जो रूटीन लाइफ में जो समस्याएं होती है उनके समाधान के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं दिखा, कोई तंत्र नहीं दिखा। तो अभी पिछला जो बजट है, जिस बजट में जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 8-8 लाख फैमिलीज जम्मू कश्मीर में हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हालांकि उसको भी इन्होंने प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के तहत जोड़ा था, लेकिन वो भी ग्राउंड पे विजिबल नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, उन महिलाओं के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कास्ट रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो गांव में गरीब है, दूर है, कहीं बीमार है, कहीं बुजुर्ग है, उनको लगा कि शायद हमें ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत मिलेगी। कहीं पे ग्राउंड पे वो भी विजिबल नहीं दिख रहा है। वैसे तो सरकारी गाड़ियां ही नहीं दिख रही है ग्राउंड पे, दूर दराज क्षेत्रों में तो वहाँ पे क्या। तो जो भी इनके वादे थे वो अभी तक कहीं भी सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने पिछले बजट सेशन के दौरान डेली वेजर्स के लिए एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का भी क्या हुआ भगवान जाने उसका। तो अभी इस वाले पिटारे में अब इनके अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड रियलिटी से उमर अब्दुल्ला साहब बहुत दूर हैं। उमर साहब को शौक है स्कीइंग करने का, घूमने का, फिरने का, तो उस नाते तो मुझे लगता है कि उनकी सरकार अच्छी चल रही होगी। प्रिविलेजेस, पर्क्स या जिसे कहेंगे प्रोटोकॉल, वो उनको अच्छा मिल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार बनी है कि प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री को मिले, एक परिवार को दोबारा से रेस्टोर हो, उनकी पोजीशन, शेप, साइज
उनका वापस रेस्टोर हो, तो उनकी जो पॉलिटिकल शेप, पॉलिटिकल साइज, पॉलिटिकल वो चीज़ें रेस्टोर करने के लिए, प्रोटोकॉल रेस्टोर करने के लिए ये सरकार है। अभी 2 तारीख देखते हैं। जहाँ तक आपने हमारी बात कही कि हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज में, कोई शक नहीं, और हम विपक्ष की भी भूमिका निभाएंगे। अनेक वर्गों में जो इस वक्त क्यास मचा हुआ है, जो ह्यू एंड क्राई है, हर सेक्शन में है, हर इशू को लेके है, तो वो हम उस बात को वहाँ पे उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो जवाबदेह बने लोगों के लिए। मेरा सबसे पहले बेसिक चीज़ों के लिए जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी, बाकी चीज़ें तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन बहुत जो गरीब तबका है ना, उस गरीब तबके को बीडीओ ऑफिस, जेडीओ ऑफिस, टीएसओ ऑफिस, रेंज ऑफिस, तहसील ऑफिस, इन ऑफिस में कोई रीच आउट करने के लिए या कुछ कोई तंत्र नहीं दिख रहा है जिससे उसको थोड़ा सा समस्या का समाधान हो। तो इसके लिए सरकार को अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। सरकार इसलिए आती है कि कॉमन मैन को, और खासकर जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी में, उनके लिए कोई ईज ऑफ गवर्नेंस का मैकेनिज्म दे जो बिल्कुल नदारद है ग्राउंड पे। कहीं पे भी कोई सरकार की कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है सरकार की। फिर जो छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, गली नाली का, पानी का, पोल का, पाइप का, इन चीज़ों का, तो इसके लिए जो भारत सरकार की योजनाएं वो तो हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज इनके सारे एमएलए ढोल बजा रहे हैं, हमने सड़कें लाई। देखो ये क्या तरीका है, कौन सी सड़कें आपने लाई भाई? फेज 4 प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, जिस भी गांव में 250 की पॉपुलेशन है ऑटोमेटिकली सड़क आ रही है, भारत सरकार दे रही है। ये ढोल बजा रहे हैं, हमने लाया। अच्छा, अनेकों योजनाएं दी इलेक्ट्रिसिटी इसमें सेक्टर में भारत सरकार ने। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटी इश्यूज के लिए, वो कहाँ है? क्या वो बजट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? नहीं। तो इनको अननेसेसरली 2 डिविजन्स के बीच में एक डिफरेंस पैदा करके कोई इश्यू निकालना होता है, जिससे सरकार को एस्केप करवाते हैं। लेकिन उनकी तरफ से इशू आएगा, वो कहते हैं कि देखिए 5 साल अभी कंप्लीट होने को है, हमने वादा 1 साल का नहीं दिया था, हमने 5 साल में सारे कंप्लीट करने हैं जितने भी प्रॉमिसेस किए गए थे। उनके लीडर भी कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 5 साल के लिए अगर एक गरीब को बोलेंगे भाई तुम 5 साल खाना नहीं खाओ, उसके बाद हम 5 साल के बाद आपको खाना देंगे, 5वें साल हम आपको बिजली 200 यूनिट देंगे, 5वें साल हम 5 लाख नौकरियां देंगे, 5वें साल आपको 10 किलो राशन देंगे, 5वें साल आपको 12 गैस सिलेंडर देंगे, तो इंतजार करेंगे 5 साल का। फिर तो 5 साल तक इनको घूमना है, फिरना है, स्कीइंग करनी है, साइकिलिंग करनी है। 5वें साल देंगे तो उसका इंतजार करना है। बड़ी अजीब बात है भाई, आपकी कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को आप ये बात कह के कैसे टाल सकते हो कि 5 साल के बाद करेंगे? मुझे बताइए ना। मतलब तब तक लोग चुप रहें, लोग राशन नहीं खाएं, लोग सिलेंडर नहीं खरीदें। 5वें साल, 1.5 साल तो हो ही गया आपका, तो आप कब करेंगे? तो फिर 5 साल तक वेट करना था आपने भी। अपने जो एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ों का, उसको भी तभी करते, तभी आप गाड़ियों का काफिला खरीदते जब आप राशन देते गरीब को। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। सुनील जी, लॉ यूनिवर्सिटी का कयाम का जो मुद्दा है बड़ा बन गया है, क्या आप डिमांड करेंगे? क्योंकि अब हर जगह पे, पीर पंचाल में भी आज आपकी पार्टी के एक नेता ने, जुल्फिकार चौधरी साहब ने कहा कि वहाँ बननी चाहिए, रामबन में आवाज़ें कि वहाँ बननी चाहिए, सांबा में बननी, अलग अलग जो एरियाज के लोग अपनी अपनी जगहों पे ये यूनिवर्सिटी। देखिए, 2 हमारे संभाग हैं जम्मू कश्मीर में, और बड़ी डाइवर्सिटी है इस जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को, इस संभाग में अगर कोई इंस्टीट्यूशन हो उस संभाग के लोगों को आने का। इसलिए इसका न्यायिक जो फैसला है, जो जस्टिफाइड फैसला है, मुझे जो लगता है 2 यूनिवर्सिटीज़ हो, 2 कैंपसेस हो, एक जम्मू में हो, एक कश्मीर में हो, कोई किसी को आपत्ति नहीं हो। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद जस्टिफाई किया कि भाई दरबार को दोबारा पुनः स्थापित करके उन्होंने दोनों संभाग के साथ न्याय किया। तो उनके कहने के मुताबिक दरबार अगर एक जगह रहता है
या दरबार मूव नहीं होता है तो कहीं न कहीं लोगों को सहूलियत नहीं मिलती है, यही है ना। तो लोगों को सहूलियत देने के लिए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंग तबका है उनको सहूलियत देने के लिए दो हम एनएलयूज खोलें, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तकलीफ क्या है? या तो है नहीं। और हमारी जो गाइडलाइन है एनएलयूज की, उसमें क्लियर कट है कि एक से ज़्यादा कैंपसेज आप खोल सकते हैं, उसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो दो एनएलयूज, दो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का स्थापना हो, इसकी हम डिमांड करेंगे और इसको हम असेंबली में भी इसको उठाएंगे। लास्ट में क्योंकि आपके एमएलएज भी चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने सभी से बात की, जो भी लोग थे, प्री बजट कंसल्टेशंस उन्होंने की। आपके एमएलएज ने भी कई सजेशंस उनके सामने रखी है। फ्लड विक्टिम्स जो हैं वो भी अभी तक उनको पूरी राहत नहीं मिली है। क्या आप कहते, क्योंकि सरकार कहती है कि सेंटर से नहीं आ रहा है फ्लड पैकेज, तो क्या ये एक मुद्दा बनेगा और किस तरह से आप इस चीज़ को लेते हैं? देखिए, जो फ्लड, जो त्रासदी ज़्यादातर जम्मू के कुछ ज़िलों में आई है और कुछ ही ज़िले मुतासिर हुए, तो उसके बाद चूंकि गृह मंत्री जी आए, आदरणीय रक्षा मंत्री जी आए और भी हाई पावर कमेटी आई यहाँ पे, उन्होंने जो लॉस असेसमेंट किया, इस सब की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के बाद 1430 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आवंटित किया है। अब ये ग्राउंड पे लगे जल्दी, इसके लिए तो तंत्र तो सरकार है, लगाना तो उन्होंने ही है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। हम बात कर सकते हैं, हम बात रख सकते हैं। हम निर्मला सीतारमन जी से, मैंने एक बहुत बड़ा डेलीगेशन एमएलएज का लिया इसी के लिए और तुरंत इसको एक्सपीडाइट कराया। तो ये सरकार ने करना है ग्राउंड पे, क्योंकि फ्लड विक्टिम्स जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं मोदी जी से। मोदी जी ने वहाँ से पैसा भेजा, यहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास उमर साहब की सरकार है, वो देखते हैं क्या करती है। मतलब वो तो कहते हैं पैकेज ही नहीं आया पूरा। 1430 करोड़ रुपया क्या आया? 1430 करोड़ रुपया आया ना, वो तो खुद सरकार एक्सेप्ट करती है और आ भी गया, इनके पास आ भी गया। तो अगर ये कहते हैं कि भाई नहीं आया तो मुझे नहीं पता। तो लास्ट में क्या ये जो असेंबली सेशन होने वाला है, क्या माने कि ये हंगामेदार होगा, या आपको लगता है कि आप एक देखिए, हंगामे से कुछ नहीं होता है और हम हंगामा करने के उसमें नहीं रहते हैं। हम बड़े अनुशासित लोग हैं और हम कुछ आउटकम निकले, कुछ रिजल्ट निकले, उस पर यकीन रखते हैं। हंगामा करने से केवल मैं अपनी टीआरपी के लिए शोर करूं, मिसबिहेव करूं, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं, फॉर शॉर्ट टाइम मुझे वाहवाही मिले, मैं उस पर यकीन नहीं रखता और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है। हम चाहते हैं कि कोई मीनिंगफुल, कोई फ्रूटफुल, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो। लोगों के जो इश्यूज़ हैं, गरीबों के जो इश्यूज़ हैं, हर सेक्शन के इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ तबका है, ये जो कैजुअल वाले लोग हैं, कंट्रेक्चुअल, ये सारा तबका, इनका वहाँ पे डिबेट हो, एक हेल्दी डिबेट हो और कोई आउटकम आए। सरकार कोई जिसे कहेंगे मतलब इनका समाधान लेके आए तो अच्छा रहेगा। हंगामे से क्या होगा? 2 मिनट माइक पे, टीवी पे, स्क्रीन पे आने से कुछ होगा नहीं। इसके लिए नहीं आए हैं हम। और मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, वो ज़रा थोड़ा सा एक मीनिंगफुल डिबेट को सुने और उसको थोड़ा प्रमोट करें, उसको थोड़ा सा एनकरेज करें। सिर्फ हंगामा जहां आवश्यकता होती है तो वहां तो करना है, बट हम केवल हंगामे के लिए असेंबली में जाएं तो ये मुझे लगता है उचित नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।